नमस्कार दोस्तों। पैंडेमिक्स के पिछले एपिसोड में हमने ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में जाना था, जिसने 21वीं शताब्दी तक 20 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, और वो भी 650 सालों में। 20वीं शताब्दी के आते ही दुनिया पहले विश्व युद्ध में जुड़ गई। पहले विश्व युद्ध में करीब 2 से 3 करोड़ लोगों की जान गई थी, लेकिन उस समय विश्व में एक घातक महामारी ने 1918 से 1920 के बीच में 50 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया था, और उसका 10% यानी 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। इस महामारी ने सिर्फ भारत में ही 25% यानी 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ऑफ 1918। ये बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैला था। वो वायरस था H1N1। माना जाता है ये वायरस अमेरिका के कांसास के फार्मलैंड से आया था। फार्मलैंड्स मतलब वहाँ पे काम करने वाले बाइसन से आया था। सिंस पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के कुछ सदस्य कांसास फार्मलैंड से आए थे, एंड जाहिर सी बात है कि वो बाइसन का मीट खाते हैं, एंड उसी से ही वो इन्फेक्टेड हुए थे। इन्हीं सोल्जर्स ने ये वायरस कैरी किया यूरोप तक, और यूरोप में ये वायरस ने एक अलग ही रूप ले लिया। अच्छा, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर ये अमेरिका के कांसास फार्मलैंड से आया था तो इसे हम स्पेनिश फ्लू क्यों कहते हैं? जब ये वायरस आया तो दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो कंट्रीज युद्ध लड़ रहे थे उन कंट्रीज में मीडिया सेंसरशिप थी। मीडिया सेंसरशिप मतलब नेगेटिव न्यूज़ ना फैलाने का इंस्ट्रक्शंस था। तो कंट्रीज ने इस पैंडेमिक के न्यूज़ को दबा दिया। पहले विश्व युद्ध में स्पेन एक न्यूट्रल कंट्री था और लड़ाई नहीं लड़ रहा था, और मीडिया पे भी सेंसरशिप नहीं था। उसके देश में उन्होंने न्यूज़ को पब्लिश किया। धीरे धीरे ये न्यूज़ दूसरे कंट्रीज तक पहुंचने लगी। तो ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया और ब्रिटिश मीडिया ने इसका नामकरण कर दिया स्पेनिश फ्लू। शुरुआती लक्षणों में तेज़ बुखार, थकावट, सिर भारी लगा, सूखी खांसी, भूख न लगना, छींकना जैसे लक्षण दिखाई देते थे। फिर 2 दिनों बाद एक्सेसिव स्वेटिंग, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण पाए जाते थे। जब इन्फेक्टेड पेशेंट्स खांसता था या छींकता था या फिर बात करता था, तो वायरस ड्रॉपलेट्स के आकार में बाहर निकलता था और हवा में फैल जाता था, साइमल्टेनियसली दूसरों को इन्फेक्ट करता था। हम जानते हैं कि कोविड-19 में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा खतरनाक है कोविड-19, और जो 55 साल से ज़्यादा हैं उन पे कोविड-19 ज़्यादा इन्फेक्शियस है। बट यहाँ पे ये वायरस इतना डेडली इसीलिए था क्योंकि ये हेल्दी या 20 से 40 के एज ग्रुप के लोगों में ज़्यादा देखा गया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसका इलाज कैसे करें। सबसे पहली चीज़, डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते थे बाहर ना निकलना, किसी भी भीड़ भाड़ इलाके से दूर रहना। कुछ डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को वाइन पीने के लिए रेकमेंड करते थे। वाइन इसलिए क्योंकि वो शरीर को गर्मी देती है। और यही वो महामारी थी जिसमें पहली बार कपड़े का मास्क इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इस समय पहला विश्व युद्ध खत्म होने को था, तो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ प्रोटोकॉल सेट करने में असमर्थ थी। ये पैंडेमिक 3 स्टेजेस में हिट किया। सबसे पहला स्टेज स्प्रिंग सीजन में आया था, और वो स्प्रेड बहुत फास्ट किया, बट इतना खतरनाक नहीं था। इसमें हर 1000 पेशेंट्स में 5 लोगों की मौत होती थी। बट जो सेकेंड वेव आया था सितंबर और अक्टूबर में, उसने बहुत ज़्यादा बर्बादी की थी। इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। हर 1000 पेशेंट में 25 लोगों की मौत हो जाती थी। फिर 1919 में एक थर्ड वेव आया जो इतना इन्फेक्शियस नहीं था, और 1920 में ये इन्फ्लुएंजा ख़त्म हो गया। इन्फ्लुएंजा के कारण प्रिकॉशनरी मेजर्स के हिसाब से स्कूल्स, कॉलेजेस, थिएटर्स, सिटीज़ टेम्पररी शट डाउन कर दिए गए थे। तो पब्लिक में कॉफिंग एंड स्पिटिंग मतलब खांसना, थूकना, ये सारी चीज़ें पनिशेबल ऑफेंस हो गया था। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ बंद कर दिए गए थे। स्टेडियम्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स को मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स कर दिया गया था। बहुत सारी सिटीज़ लॉकडाउन में चली गई थी, और सिटी टू सिटी ट्रैवल भी बंद कर दिया गया था। पैंडेमिक में तो इकोनॉमिक क्राइसिस होता ही है, बट कई हिस्टोरियंस इकोनॉमिक डाउनफॉल या क्राइसिस के बारे में नहीं बताते, क्योंकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था और इकोनॉमी वैसे ही गिरा हुआ था। भारत में पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को यूज़ किया, तो ऑफ कोर्स इंडियन सोल्जर्स जब यूरोप से वापस घर लौटे, बॉम्बे बंदरगाहों से बीमारी इंडिया में आई थी, और बॉम्बे में जब अपने सोल्जर्स पहुंचे तो इन्होंने सबसे पहले पोर्ट स्टाफ्स को अफेक्ट किया, और उनकी मौत सबसे पहले हुई थी। बॉम्बे में इस पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, और वहीं से पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया।
सिर्फ भारत में 1.5 से 2 करोड़ लोगों की जान गई थी। भारत में इतनी ज़्यादा मौतों का कारण ब्रिटिश सरकार थी। पब्लिक हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, ब्रिटिश का कोई फोकस नहीं था, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का कोई भी स्टेप्स नहीं लिया गया था। यहाँ बेड्स शॉर्टेज के कारण पेशेंट्स को बाहर खुले में रखना पड़ा। भारत में ये बीमारी ने एक तबाही मचा दी थी। मैं ब्रिटिशर्स को इसीलिए दोष देता हूँ क्योंकि वो है ही इसीलिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स आज भी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते हैं। द वर्स्ट थिंग हैपेंड टू इंडिया वाज द ब्रिटिशर्स। तो चलिए, तो मार्च 1920 आते आते ये बीमारी ख़त्म हो गई, लेकिन इससे पहले 5 करोड़ लोगों की जान जा चुकी थी। तो उस समय साइंस एक नेसेंट या इनिशियल स्टेज पे था, तो डॉक्टर्स और फिजिशियंस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। तब एंटीबायोटिक्स भी डेवलप नहीं हुआ था। इंसान ने पहली बार वायरस को 1930 में देखा था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। 2005 में साइंटिस्ट के सर्वे ने बताया कि ये H1N1 का 1918 वाला स्ट्रेन वाज द मोस्ट वायरुलेंट स्ट्रेन एवर। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक स्ट्रेन था। लेटेस्ट स्टेजेस में इस वायरस का अलग स्ट्रेन भी मिला, जिसको हम बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू के नाम में जानते हैं। स्वाइन फ्लू वाज द लास्ट पैंडेमिक जो हमने देखा था। वो 2009 में स्वाइन फ्लू की वजह से 2 लाख लोगों की मौत हुई थी, 2009 से 10 में। तब हमने इसके अगेंस्ट वैक्सीन का इजाद कर लिया था और इस वायरस को कंटेन करने में सक्षम रहे थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। अब ये कोरोना वायरस से भी हम बहुत जल्द पीछा छुड़ा लेंगे। फार्मा कंपनीज वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और शायद बाय द ईयर एंड वैक्सीन लोगों को इंजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाए। तो पैंडेमिक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान के साथ पहले रहा था और आगे भी रहेगा। हमें इनके साथ रहना सीखना पड़ेगा और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये था पैंडेमिक सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। अगर कोई सुझाव या टॉपिक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं वापस आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।